Swayam Prabha. Digital India. Educated India. पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों की श्रृंखला में अब तक हमने बहुत सारे राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन किया है। हमने जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में और उसके साथ उनके जीवन के विविध पहलुओं के बारे में भी बातचीत की है। लेकिन जॉन रॉल्स के सिद्धांत का एक बड़ा आयाम जो काफ़ी बड़े वाद विवाद का सबब भी बना हुआ है, पीछे भी बना रहा है और आज की दुनिया में जिस तरह की स्थिति है उसमें वो काफ़ी हद तक प्रासंगिक भी है, उस महत्वपूर्ण पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। उस महत्वपूर्ण आयाम पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर उससे जुड़े हुए वाद विवाद किस तरीके से हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। रॉल्स ने वैश्विक न्याय से जुड़े हुए अपनी इस पुस्तक में किस तरह के विचारों को अभिव्यक्त किया है। जॉन रॉल्स के बारे में अगर हम अपनी पुरानी या पहली जो हमने चर्चा की है उसको हम याद करें तो हम यह पा सकते हैं कि असल में जॉन रॉल्स की यह जो पूरी रचना है थियोरी ऑफ जस्टिस के रूप में और उसके बाद पॉलिटिकल लिबरलिज्म में भी उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, उसने मानकीय राजनीति दर्शन को एक आधार प्रदान करने का काम किया। लेकिन उससे आगे बढ़कर जो महत्वपूर्ण बात हुई वह यह कि रॉल्स की इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी या मानकीय राजनीति दर्शन के दायरे में जो वाद विवाद हुआ उसका एक बड़ा हिस्सा जॉन रॉल्स के तर्कों से और उनकी अध्ययन पद्धति से प्रभावित रहा। इसका अर्थ यह है कि जिन भी लोगों ने नए तरह का सैद्धांतिकरण करने का प्रयास किया, उनमें से अधिकांश लोगों ने या तो रॉल्स के लेखन की आलोचना की या फिर उनके तर्कों का विस्तार करते हुए, उनके अध्ययन पद्धति में कुछ संशोधन करते हुए अपनी बातों को रखा। तो इस लिहाज से अ थियोरी ऑफ जस्टिस एक ऐसी पुस्तक है जिसका राजनीति सिद्धांत के दायरे पर हाल के दशकों में काफ़ी गहरा प्रभाव रहा है और यह प्रभाव आज भी गहरे रूप में मौजूद है। लेकिन जो उन्होंने वैश्विक न्याय की पूरी संकल्पना प्रस्तुत की वह एक तरीके से अ थियोरी ऑफ जस्टिस से अलग हटने के रूप में है। वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि अ थियोरी ऑफ जस्टिस के जो तर्क हैं वो वैश्विक स्तर के हैं। और इसी संदर्भ में उनकी जो दूसरी रचना है, एक हिसाब से वो तीसरी पुस्तक के रूप में है, पर दूसरी महत्वपूर्ण रचना जो कि एक अलग दायरे से संबंधित है, वह द लॉ ऑफ पीपल्स है और इसका प्रकाशन 1999 में हुआ था और इसने बहुत सारे वाद विवाद को जन्म दिया जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज की हमारी पूरी परिचर्चा जॉन रॉल्स की वैश्विक न्याय की अवधारणा के आसपास केंद्रित रहेगी। लेकिन इस पूरी परिचर्चा में हमारी कोशिश यह भी होगी कि हम रॉल्स की वैश्विक न्याय से संबंधित विचारों और उनकी आलोचनाओं की बात करते हुए कुछ ऐसे दार्शनिकों या चिंतकों के विचारों की भी चर्चा करें जिन्होंने अलग से सर्वदेशवाद या वैश्विक न्याय के मुद्दे पर विचार किया है। विशेष रूप से हम थॉमस पोगे के विचारों को रॉल्स के विचारों की आलोचना के संदर्भ में थोड़े विस्तार से देखेंगे। आज की जो पूरी परिचर्चा है उसका जो एक पूरा स्वरूप है वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। प्रस्तावना जिसके बारे में अभी तक हमने बात की, उसके बाद हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अ थियोरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में प्रकाशित हुई पुस्तक थी और वैश्विक न्याय की अवधारणा के संदर्भ में किस तरह के वाद विवाद रहे हैं। उसके बाद हम द लॉ ऑफ पीपल्स की चर्चा करेंगे और उस किताब के भीतर जिस तरीके से तर्कों को प्रस्तुत किया गया है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस संदर्भ में जो पहली मूल स्थिति और दूसरी मूल स्थिति की बात है उसे हम समझेंगे। 8 सिद्धांतों और 3 संस्थाओं के चुनाव की जो एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं रॉल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। शालीन और मर्यादित पद सोपान वाले समाज, डिसेंट हायरार्किकल पीपल्स की एक अवधारणा रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसमें वो कजानिस्तान की कल्पना भी करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे।
और दुनिया के गरीब देशों की मदद का दायित्व किस तरीके से दुनिया के अमीर देशों पर है और वह किस सीमा तक है, इसके बारे में भी रॉल्स ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम उस विचार के विभिन्न आयामों को समझेंगे और इसके बाद हम रॉल्स के विचारों की आलोचना पर ध्यान केंद्रित करेंगे और रॉल्स के विचारों की आलोचना के संदर्भ में ही हम थॉमस पोगे के वैश्विक न्याय से संबंधित विचारों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे जो बुनियादी बात है वह यह है कि अ थियरी ऑफ जस्टिस जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसमें जो एक बुनियादी बात है वह यह कि जो अमीर देश हैं और जो गरीब देश हैं वहाँ पर इसे लागू करने की बात नहीं की गई। इस पुस्तक में साफ तौर पर यह कहा गया कि जो न्याय है वह एक सुव्यवस्थित समाज के या उत्तम उदारवादी समाज के लिए है और निश्चित रूप से मोटे तौर पर इसमें एक उदारवादी राष्ट्र राज्य की कल्पना व्यवहारिक स्तर पर सामने आती थी। और रॉल्स की जो सिद्धांत की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह यह थी कि उन्होंने दार्शनिक स्तर पर एक तरीके से सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो यंत्र था या जो टूल था उसको नए सिरे से प्रयुक्त करते हुए अज्ञान के पर्दा का एक पूरा संयंत्र रचा और उसके माध्यम से उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में अगर उनके शर्तों को मानता है तो आखिरकार वह न्याय के उन्हीं सिद्धांतों को अपनाएगा जिन सिद्धांतों की वो बात कर रहे थे। और उन सिद्धांतों की जो एक खास विशेषता थी वह यह थी कि उसमें राज्य के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ या वितरण की नीतियों को बनाने की तरफदारी की गई और इस लिहाज से रॉल्स की यह पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान थे जो कि अ थियरी ऑफ जस्टिस के तर्कों के बारे में और अलग तरह की राय रखते थे और वे चाहते थे कि ये जो तर्क हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसलिए इन तर्कों को विशेष रूप से जो डिफरेंस प्रिंसिपल या भेदमूलक सिद्धांत से जुड़ा हुआ तर्क है उसे वैश्विक स्तर पर जो एक व्यवस्था है उस पर भी लागू किया जाना चाहिए। और इसमें इन सर्वदेशवादियों में या कॉस्मोपॉलिटन्स में चार्ल्स बिट्च और थॉमस पोगे का नाम प्रमुख है और इन्होंने कहा कि जो यह सिद्धांत है कि कोई भी असमान व्यवस्था इस रूप में होनी चाहिए जिससे कि समाज की में असमान व्यवस्था जिससे कि जो हीनतम स्थिति का व्यक्ति है, लिस्ट एडवांटेज व्यक्ति है, उसे फ़ायदा हो। तो इन्होंने कहा दोनों ने पोगे और बिट्च ने कि इस तरह की व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर लागू किए जाने की ज़रूरत है और अगर हम इस तरह की व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर लागू करेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ यह होगा कि जो अमीर देश हैं, जो औद्योगिकृत देश हैं, जो पूंजीवादी देश हैं, जिनके पास ज़्यादा संपदा है, उनका यह कर्तव्य होगा कि वो उन देशों की मदद करें जो गरीब हैं, जिनके यहाँ कुपोषण है, अशिक्षा है, भूखमरी है और लोगों का जीवन स्तर काफ़ी न्यूनतम स्तर का है। तो ये एक तरह से हमेशा के लिए एक दायित्व डाल देगा अमीर देशों पर और इस लिहाज से यह एक तरीके से दुनिया के गरीब देशों को एक राहत भी देगा और एक ऐसी स्थिति पैदा हो पाएगी जिसमें हम वैश्विक न्याय की कल्पना कर सकते हैं। और अगर हम व्यवहारिक स्तर पर बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ यह होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका या और अन्य विकसित देश जो गरीब देश हैं अफ्रीका के और एशिया के, उन्हें लगातार सहायता करें और यह एक तरीके से क्रांतिकारी प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में साबित हो सकता था या अभी भी यह प्रस्ताव काफ़ी क्रांतिकारी किस्म का है। लेकिन जो जॉन रॉल्स थे उन्होंने इस पूरे विचार को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थियरी ऑफ जस्टिस के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जो थियरी ऑफ जस्टिस के सिद्धांत हैं वो असल में एक राष्ट्र राज्य के भीतर लागू किए जाने के लिए ही तैयार किए गए हैं और अगर हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करते हैं तो हम इन सिद्धांतों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जो विद्वान रॉल्स के सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर लागू करने की बात कर रहे थे उन्हें खुद जॉन रॉल्स की इस तरह के तर्क से निराशा हुई, लेकिन रॉल्स के मस्तिष्क में हमेशा ही वैश्विक न्याय को लेकर एक अलग तरह से सैद्धांतिकरण करने का विचार चलता रहा।
जब चार्ल्स बिड्ज और थॉमस पोगे ने अपने शुरुआती स्तर पर विचारों को रखा था, तो यह 1980 के दशक के आखिरी वर्ष थे। बाद के वर्षों में जॉन रॉल्स ने पॉलिटिकल लिबरलिज्म पुस्तक की रचना की, लेकिन यह विचार कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्याय की व्यवस्था है वो कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में एक बेहतर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए, यह विचार काफ़ी गहरे स्तर पर जॉन रॉल्स के मन मस्तिष्क में रहा। 1995 के आसपास इनकी तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब हो गई, लेकिन ये इस पुस्तक पर काम करते रहे और आखिरकार 1999 में जाकर द लॉ ऑफ पीपल्स एक पुस्तक के रूप में सामने आती हैं। द लॉ ऑफ पीपल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और इस किताब के द्वारा रॉल्स उन कानूनों को साफ तौर पर सामने रखना चाहते हैं जिससे कि सुव्यवस्थित लोग या वेल ऑर्डर्ड पीपल सहमत होंगे। अब यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ों के बारे में एक तरह की स्पष्टता लाने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। सबसे जो प्रमुख बात है कि जब जॉन रॉल्स वैश्विक स्तर पर न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं तो ठीक उसी तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं जैसी प्रक्रिया उन्होंने थियोरी ऑफ जस्टिस में अपनाई थी। थियोरी ऑफ जस्टिस में वो सीधे तौर पर मौजूदा दुनिया में अस्तित्वमान राष्ट्र राज्यों की बात नहीं करते हैं। इस पुस्तक में भी वे अलग से राष्ट्र राज्यों की कल्पना नहीं करते हैं, वे पीपल्स की कल्पना करते हैं। हिंदी में हम उसे लोग या जन कह सकते हैं। तो ये जो पीपल्स की उनकी जो पूरी अवधारणा है, उस पीपल्स की अवधारणा में ऐसे समुदाय सम्मिलित हैं जो जिनकी परंपरा एक जैसी है, जिनकी प्रथाएं एक जैसी है और जो एक साथ एक समूह के रूप में अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का फैसला करते हैं। अब मोटे तौर पर हम इसे अपनी सुविधा के लिए यह कह सकते हैं कि जो पीपल्स की जो पूरी अवधारणा है या जन की जो पूरी अवधारणा है वह मौजूदा दुनिया में राष्ट्र राज्यों की अवधारणा के करीब है। लेकिन अगर हम थोड़े नज़दीक जाकर देखें तो या इस अवधारणा को वास्तविक अर्थों में वास्तविक दुनिया में लागू करने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि असल में जो पीपल्स या जन की अवधारणा है वह राष्ट्र राज्य की अवधारणा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। कुछ हद तक हम साम्यता पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र राज्य हो या ऐसे बहुत कम राष्ट्र राज्य हैं जिनके सारे लोग, जहाँ रहने वाले सारे नागरिक एक ही तरह की परंपराओं से खुद को बंधा हुआ पाते हैं, उनकी प्रथाएं एक तरीके से हैं और वो उनकी जीवन शैली भी काफ़ी हद तक एक तरीके से है। ऐसे बहुत कम राष्ट्र राज्य हैं। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने यूटोपिया को और वास्तविक दुनिया की स्थिति को काफ़ी हद तक मिलाने की कोशिश की है। जब हम द लॉ ऑफ पीपल्स का अध्ययन करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि पीपल्स के बारे में जब जॉन रॉल्स बात कर रहे हैं तो पीपल्स के बारे में बात करते हुए वे मोटे तौर पर देशों की बात कर रहे हैं। तो एक साम्यता हमें दिखती है, लेकिन वो कुछ हद तक एक अंतर भी रखते हैं। और इसके माध्यम से जब वो सुव्यवस्थित लोग या वेल ऑर्डर्ड पीपल्स की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हम उसकी साम्यता या एक तरीके की बराबरी मौजूदा दुनिया में अस्तित्वमान उदारवादी राष्ट्र राज्यों से कर सकते हैं या विकसित उदारवादी राष्ट्र राज्यों से कर सकते हैं। तो रॉल्स सुव्यवस्थित लोगों में उदारवादी लोगों या उदारवादी पीपल्स और शालीन गैर उदारवादी लोगों को शामिल करते हैं। तो ये जो सुव्यवस्थित या वेल ऑर्डर्ड पीपल्स की जो उनकी पूरी परिकल्पना है उसमें वो शालीन या डिसेंट गैर उदारवादी लोगों को भी शामिल करेंगे। आगे हमें देखेंगे कि डिसेंट गैर उदारवादी या शालीन गैर उदारवादी लोगों का क्या अर्थ है। रॉल्स का यह कहना है कि उन्होंने द लॉ ऑफ पीपल्स में एक यथार्थवादी यूटोपिया को अपनाया है। रॉल्स के अनुसार यह यथार्थवादी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सी वास्तविक स्थितियों पर ध्यान दिया गया है। मसलन इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि वास्तविक दुनिया में बहुत ज़्यादा विविधता मौजूद है और दुनिया के सभी लोग उदारवादी मूल्यों को नहीं अपनाते हैं और दुनिया के सभी लोगों से उदारवादी मूल्यों को अपनाने की भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। यानी कि दुनिया में एक तरह की विविधता मौजूद है। रॉल्स अपने सिद्धांत का निर्माण कई स्तरों पर करते हैं। पहला, वे सिर्फ उदारवादी जनों या लोगों या लिबरल पीपल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदारवादी जनों या उदारवादी पीपल्स के लिए द लॉ ऑफ पीपल्स
उत्पन्न करने के लिए वे दो मूल स्थितियों का प्रयोग करते हैं। अब ये जो ओरिजिनल पोजीशन या मूल स्थिति की अवधारणा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को यह ध्यान होगा कि पिछली चर्चा में हमने इस बात को अच्छी तरीके से व्याख्यायित किया था कि ओरिजिनल पोजीशन की अवधारणा का क्या अर्थ है। द थियोरी ऑफ जस्टिस, थियोरी ऑफ जस्टिस के लिए ओरिजिनल पोजीशन की अवधारणा का अर्थ यह था कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर लोग वेल ऑफ इग्नोरेंस की स्थिति में या अज्ञान के पर्दे की स्थिति में रहते हैं और उन्हें अपने वास्तविक समाज में अपनी स्थिति के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है। उन्हें सिर्फ यह पता होता है कि वे एक व्यक्ति हैं जो कि एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। उन्हें अर्थव्यवस्था का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उन्हें थोड़ी बहुत राजनीति का ज्ञान होता है, लेकिन गहरे स्तर पर समाज में अपनी आर्थिक या सामाजिक स्थिति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। तो वो जो अज्ञान का पर्दा का जो टूल है या जो यंत्र है या जो साधन है, वे इसे द लॉ ऑफ पीपल्स के भीतर भी उपयोग में ले आते हैं। पहली मूल स्थिति जिसमें कि उदारवादी राज्य के भीतर न्याय के सिद्धांतों की खोज की जाती है, उसमें संवैधानिक लोकतांत्रिक शासन की उदारवादी संकल्पना के लिए सामाजिक समझौते का प्रावधान है और दूसरी मूल स्थिति उदारवादी लोगों के प्रतिनिधियों के लिए होती है। रॉल्स ये मानते हैं कि जो पहली मूल स्थिति होती है उसमें लोग इस बात पर फैसला करते हैं कि समाज की बुनियादी संरचना को नियंत्रित करने की निष्पक्ष शर्तें क्या होंगी। उदारवादी समाज को शासित करने वाले सिद्धांतों के उत्पन्न हो जाने के बाद रॉल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर जाते हैं। यहाँ हम इस बात को पूरी तरीके से समझ लें तो अच्छा रहेगा कि ये जो पहली मूल स्थिति है वह मोटे तौर पर उसी तरह की मूल स्थिति है जिसकी कल्पना वो थियोरी ऑफ जस्टिस में करते हैं। और यहाँ जो उदारवादी जन या उदारवादी पीपल या उदारवादी समाज होते हैं वो उसी तरह के सिद्धांतों का चुनाव करते हैं जैसा कि उन्होंने अ थियोरी ऑफ जस्टिस में किया था। अ थियोरी ऑफ जस्टिस में वो मैक्सिमम लिबर्टी या अधिकतम स्वतंत्रता के सिद्धांत का चयन करते हैं, ये पहले सिद्धांत के रूप में है। और दूसरे सिद्धांत में यह माना जाता है कि समाज की जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं उन्हें इस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा जिससे वो हीनतम स्थिति के लोगों के लिए अधिकतम फायदे की स्थिति उत्पन्न करें और जो पद होंगे सार्वजनिक पद वो अवसर की समानता के लिए सबके लिए खुले रहेंगे। और फिर उसमें वो एक तरीके से यह प्रावधान करते हैं कि एक लेक्सिकल प्रायोरिटी भी होगी जिसमें कि अगर यह टकराव होगा प्रिंसिपल 2B और 2A में तो प्रिंसिपल 2A को कुर्बानी दी जाएगी और प्रिंसिपल 2B और प्रिंसिपल 1 में अगर टकराव होगा तो प्रिंसिपल 2B को कुर्बानी दी जाएगी। इस लिहाज से वो अधिकतम स्वतंत्रता के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो रॉल्स का यह कहना है कि जो पहली मूल स्थिति होती है और उसके भीतर जो समझौता होता है उसमें इसी तरीके के सिद्धांत सामने आते हैं। इसके बाद जो दूसरी मूल स्थिति होती है इसमें जो लोग जाते हैं वो अपने उदारवादी देशों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं और वे जब उदारवादी देशों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जाते हैं तो कुछ एक शर्तें रॉल्स उनके साथ जोड़ देते हैं कि एक प्रतिनिधि के रूप में जब अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में अलग अलग उदारवादी समाजों या उदारवादी पीपल्स के लोग मूल स्थिति में जाते हैं या ओरिजिनल पोजीशन में जाते हैं तो उन्हें यह पता नहीं होता है कि किस तरीके के देश के वो प्रतिनिधि हैं, उस देश का आकार कितना बड़ा है, उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस देश में किस तरीके से लोग अपनी व्यवस्था को दूसरे उदारवादी देशों की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से संचालित कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्हें अपने देश की आर्थिक सामाजिक या वैश्विक शक्ति का कोई अंदाज़ा नहीं होता है और जब वे इस मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन में बैठते हैं तो उनका जो मुख्य लक्ष्य होता है वह यह होता है कि वे कुछ ऐसे सिद्धांतों का चयन करें जिसके माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था को बहुत ही बेहतर तरीके से सुसंगत तरीके से शांतिपूर्वक संचालित कर पाएँ जिसमें कि एक शक्ति दूसरे शक्ति के ऊपर अन्याय ना करें। अब हम यहाँ इस बात पर ध्यान देंगे कि जो मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन में वेल ऑफ इग्नोरेंस जैसी अवधारणा रॉल्स
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिद्धांतों के चयन के लिए ले आते हैं, उससे कुछ साफ फ़ायदे भी होते हैं। और वो फ़ायदे क्या हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि जब देशों के प्रतिनिधियों को यह पता नहीं होता है कि उनके देश का आकार बड़ा है या उनके देश का आकार छोटा है, तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से वो उन सिद्धांतों की ओर जाते हैं जहाँ पर उन्हें यह लगे कि अगर उनके देश का आकार सबसे छोटा भी हो तब भी, और अगर उनके देश की आर्थिक स्थिति अन्य देशों की तुलना में थोड़ी कमज़ोर हो तब भी वे एक बेहतर स्थिति में रहें। और इसी कारण से रॉल्स यह कहते हैं कि इसमें एक ख़ास तरीके से कुछ सिद्धांतों और कुछ संस्थाओं का चुनाव किया जाता है। रॉल्स यह साफ करते हैं या स्पष्ट करते हैं कि उदारवादी लोग या लिबरल पीपल्स 8 सिद्धांतों और 3 संस्थाओं का चुनाव करते हैं। इस मूल स्थिति में उदारवादी लोगों द्वारा चुने गए 8 सिद्धांतों में जन या लोगों या पीपल्स के समान होने की बात सम्मिलित है। उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि हर किसी की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, उनकी स्वतंत्रता की इज्जत की जाएगी, और चाहे कोई पीपल्स बड़ा हो या छोटा हो, यह माना जाएगा कि हर कोई बराबर है और उसे समान रूप से इज्जत पाने का एक पीपल्स के रूप में अधिकार है। दूसरा, तीसरे स्तर पर उनके द्वारा समझौते और अंडरटेकिंग का पालन करने की बात कही गई है, यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पीपल्स के प्रतिनिधियों के बीच में किसी मुद्दे पर कोई समझौता होता है, कोई अंडरटेकिंग होती है, तो उसका पालन किया जाएगा। इस बात पर भी एक तरह से सहमति होती है। इसके बाद गैर हस्तक्षेप के कर्तव्य का पालन करने और आत्म सुरक्षा करने की बात कही गई है। गैर हस्तक्षेप का तात्पर्य यह है कि ये जो पीपल्स हैं, जो जन हैं, वो आपस में यह सहमति बनाते हैं, इस सिद्धांत पर सहमत होते हैं कि कोई भी पीपल्स या कोई भी जन किसी दूसरे जन या पीपल्स की आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। और एक ऐसी स्थिति अगर कोई आती है जहाँ पर उसे लगता है कि दूसरे जन या पीपल्स के लोग उसके मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं, तो उसे आत्म सुरक्षा का अधिकार होगा, यानी कि कोई जन या पीपल्स आत्म सुरक्षा के लिए काम कर सकता है। और इसी में यह सिद्धांत आगे जुड़ा हुआ है कि आत्म सुरक्षा के अलावा किसी भी अन्य कारण से युद्ध का सहारा नहीं लिया जाएगा। कोई भी जो पीपल्स होगा, अगर वो युद्ध की तरफ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वह आत्मरक्षा के लिए ही होगा, यानी कि उसे लगता है कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर उसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक तरह से सैन्य कार्रवाई की ओर जाना पड़ेगा, तो वो जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है 8 सिद्धांतों में से। इसके अलावा यह कहा गया है कि ये लोग या पीपल्स या जन, जो पीपल्स हैं वो, और इसके लिए हिंदी में कई बार मैं लोग या जन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये पीपल्स हैं वो सभी मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। कुछ बुनियादी मानवाधिकार जो होते हैं उनका ये सभी कोशिश करेंगे कि उनके यहाँ उल्लंघन ना हो, और अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो वो उसे रोकें। और इसके बाद यह कहा गया कि अगर युद्ध होता भी है, आत्मरक्षा के लिए भी युद्ध होता है, तो युद्ध के समय आचरण संबंधी कुछ पाबंदियां होंगी। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि युद्ध के समय किसी भी तरह का बर्ताव किसी भी पीपल्स के द्वारा दूसरे पीपल्स के खिलाफ किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जाएगा तो यह जो मूल स्थिति में एक तरीके से सिद्धांत चुने जा रहे हैं, उन सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। और यह भी कहा गया इसके आगे कि सभी पीपल्स का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे लोगों, ऐसे पीपल्स की मदद करें, ऐसे जन या लोगों की मदद करें जो कि प्रतिकूल स्थितियों में रह रहे हैं और इस कारण न्यायपूर्ण या मर्यादित या शालीन या डिसेंट राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि यह सहमति बनी कि कई ऐसे पीपल्स या जन या व्यवहारिक अर्थों में देश हो सकते हैं जो कि प्रतिकूल सामाजिक स्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, जहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत जोड़ा गया कि सभी उदारवादी पीपल्स का या जन का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसी स्थिति में रहने वाले समाजों को या पीपल्स की को सहायता दें और उन्हें एक बेहतर स्थिति की ओर आगे बढ़ने में मदद करें। रॉल्स इसके बाद ये कहते हैं कि इन बुनियादी सिद्धांतों के बाद
उदारवादी पीपल्स जो हैं वो 3 संस्थाओं का भी चुनाव करते हैं। इनमें से एक संस्था लोगों के बीच न्यायपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करने का काम करती है और काफ़ी हद तक ये WTO जो कि वैश्विक स्तर पर एक संस्था है, उसके जैसी यह संस्था लगती है। और जो दूसरी संस्था होती है वो लोगों को कोऑपरेटिव बैंकिंग संस्था के रूप में उधार देती है और यह कोशिश करती है कि जो डिफरेंट या अलग-अलग जो पीपल्स हैं या अलग-अलग जो जन हैं वो अपनी गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएँ। तीसरी जो संस्था होती है जिसके बारे में सहमति इस दूसरी मूल स्थिति में बनती है, वो काफ़ी हद तक मौजूदा समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी तरह है और उसी की तरह ये भूमिका निभाती है और रॉल्स इसे कॉन्फेडरेशन ऑफ पीपल्स का दर्जा देते हैं। यहाँ पर जो अलग-अलग तरह के पीपल्स के बीच में समस्याएं होती हैं उसको लेकर वे इस तीसरी संस्था के पास आ सकते हैं और तीसरी संस्था उन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर सकती है। यहाँ मैं यह भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि असल में रॉल्स एक तरीके से रॉग स्टेट या एक बदमाश या शैतान राज्य या पीपल्स की संकल्पना को भी लेके आते हैं और उनका ये कहना है कि कोई या कुछ ऐसे पीपल्स या जन हो सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की व्यवस्था में खलल डालें, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरीके से व्यवस्था कायम हो, शांतिपूर्वक सभी लोग रहें, इसमें भरोसा ना करें। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए अगर जो कई उदारवादी पीपल्स हैं या उदारवादी जन हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जो एक संस्था, तीसरी संस्था की वो कल्पना कर रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ पीपल्स की, उसके माध्यम से ऐसे पीपल्स या रॉग पीपल्स या शैतान पीपल्स या बदमाश पीपल्स हम जिसे कह सकते हैं जो लगातार अशांति पैदा करता है, उसे नियंत्रित करने का काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसी संस्था है जो कि वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए भी जिम्मेदार या जवाबदेह मानी जा सकती है और यह एक कॉन्फेडरेशन के रूप में है अलग अलग पीपल्स के। तो इस लिहाज से अगर हम इस पूरी व्यवस्था को देखें तो ये जो सिद्धांत है और ये जो 3 संस्थाएं हैं, रॉल्स का यह मानना है कि ये सभी हर तरह के पीपल्स के लिए लाभकारी हैं। जो भी पीपल्स एक तरह के वेल ऑफ इग्नोरेंस में बैठते हैं उनके लिए यह फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर वो इन सिद्धांतों के अनुसार अपनी व्यवस्था का संचालन करेंगे तो उससे उनके यहाँ लोग शांति पूर्वक रहेंगे, उससे वैश्विक स्तर पर भी शांति रहेगी। और चूँकि इन सिद्धांतों का चुनाव करने में किसी देश के बड़े या छोटे, देश का यहाँ पर अर्थ हम पीपल्स से लेते हैं, किसी पीपल्स के बड़े या छोटे होने की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए हम इसे काफ़ी हद तक वैध मान सकते हैं क्योंकि इसमें हर देश को लाभ है। इसके बाद रॉल्स शालीन या मर्यादित पदसोपान वाले पीपल या जन की कल्पना करते हैं, डिसेंट हायरार्किकल पीपल्स की वो कल्पना प्रस्तुत करते हैं। उदारवादी लोगों के बारे में बताने के बाद रॉल्स यह बताते हैं कि किस तरह शालीन या मर्यादित या डिसेंट वर्ड उन्होंने इंग्लिश में यूज़ किया है, उसको उनका संगठन कैसा होना चाहिए और उनके लिए किस तरीके के सिद्धांत होने चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो इस तरीके के पीपल्स होते हैं वो भी आम तौर पर जो सिद्धांत उदारवादी पीपल्स के द्वारा चुने गए हैं वैसे ही सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके बाद रॉल्स इस बात की ओर आगे बढ़ते हैं कि आखिर जिसे हम शालीन या डिसेंट पीपल्स की संज्ञा दे रहे हैं उनकी किस तरीके की विशेषताएं होनी चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे 4 प्रमुख कसौटियां हैं, ऐसे 4 प्रमुख आयाम हैं जिसे यदि कोई पीपल्स या जन पूरा करता है तो उसे शालीन या मर्यादित या डिसेंट माना जा सकता है। पहला, ऐसे समाज को या ऐसे पीपल्स को आक्रामक नहीं होना चाहिए, इसे अपना काम इस तरह से करना चाहिए जो दूसरे समाजों के लिए शांतिपूर्ण और सम्मानजनक हो, यानी वह किसी दूसरे समाज के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी ना करे, वह किसी दूसरे समाज के लिए खतरा पैदा ना करे किसी भी रूप में, और
एक ऐसी स्थिति में अपने काम चलाए जिसे हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक स्थिति की संज्ञा दे सकें। दूसरा, रॉल्स कहते हैं कि इस तरीके का जो पीपल्स होता है इसकी कानून की व्यवस्था और न्याय के विचारों को पीपल के सभी सदस्यों के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। यानी ऐसे पीपल्स के भीतर या ऐसे जन के भीतर एक ऐसी कानून और न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए जो अपने नागरिकों के भीतर के बीच किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव ना करे और हर किसी के अधिकारों को एक सुरक्षा प्रदान करे। और इसके साथ ही इसे कम से कम हर किसी के जीवन के अधिकार, यानी कि जीवन के अधिकार को अगर हम विस्तृत रूप से देखें और रॉल्स इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वे कहते हैं कि जीवन के अधिकार यानी जीविका और सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात दासता और अंतःकरण की पराधीनता से मुक्ति, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार और औपचारिक समानता के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। और अगर हम ध्यान दें तो ये सभी जो अधिकार हैं ये अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यानी कि अगर व्यक्ति के पास अपने अंतःकरण के मानने की स्वतंत्रता नहीं है, वह एक ऐसे राज्य में रह रहा है जहाँ पर एक ही धर्म का बोलबाला है और राज्य के संविधान में यह कहा जाता है कि सिर्फ उसी धर्म के लोगों के साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा और बाकी धर्मों को मानने वाले लोग निम्नतर दर्जे के होंगे, तो ऐसे पीपल्स या जन को, जो कि वास्तविक दुनिया में एक राज्य हो सकता है, शालीन या डिसेंट नहीं माना जा सकता है। तो ये कई तरह की कसौटियाँ प्रस्तुत करते हैं और रॉल्स ये मानते हैं कि उदारवादी और गैर उदारवादी दोनों तरह के पीपल या जन को इस तरह के अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए। व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार हो, व्यक्ति को अंतःकरण की आज़ादी हो, व्यक्ति को औपचारिक समानता प्राप्त हो अपने जन या पीपल के अन्य लोगों की तरह, और उसे दासता के खिलाफ अधिकार प्राप्त हो। तो ये बहुत ही बुनियादी अधिकार हैं और रॉल्स कहते हैं कि हर तरह के उदारवादी और गैर उदारवादी समाजों में या हर तरह के उदारवादी और गैर उदारवादी पीपल्स में इस तरह के अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। तीसरी स्तर पर शालीन जन को ऐसी व्यवस्था अपनानी चाहिए जिसमें कानूनी व्यवस्था को प्रशासन करने वाले लोगों को यह विश्वास हो कि कानून में सामान्य या साझा शुभ शामिल है। तो जो इस तरीके के पीपल्स के भीतर जो एक व्यवस्था हो, कानूनी व्यवस्था, वो हर नागरिक को भरोसा दिलाए कि जिस तरीके से कानूनी व्यवस्था बनी है, उसका काम हो रहा है, उससे हर किसी का एक कॉमन गुड या साझा हित, साझा शुभ हासिल हो सकता है। और चौथे स्तर पर एक शालीन जन या डिसेंट पीपल के पास विचार विमर्श का एक मर्यादित पदसोपान होना चाहिए जिसमें पीपल के सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण हितों को स्थान दिया जाना चाहिए। और ये जो हायरार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की की जो बात यहाँ पर की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इसका जो एक बुनियादी अर्थ हम समझ सकते हैं वह यह कि जो पूरी शक्ति है वह एक हाथों में केंद्रित ना हो, शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, अलग अलग स्तरों पर लोगों के हाथों में शक्ति हो और उसमें जो सदस्य हैं पीपल के या जन के, उनके हितों को भी स्थान दिया जाए, उनके हितों पर भी उसमें गहराई से विचार किया जाए। तो रॉल्स ये चार तरह की विशेषताएं डिसेंट पीपल्स या शालीन या मर्यादित जन के बारे में करते हैं और उनका यह मानना है कि अगर कोई ऐसा पीपल्स या ऐसा जन है यानी कि लोगों का एक ऐसा समूह है जो कि उदारवादी नहीं है, उदारवाद की सभी जो सिद्धांत हैं या उसके जो प्रावधान हो सकते हैं उनको नहीं मानता है, लेकिन वह इन चार शर्तों को, चार बुनियादी शर्तों को पूरा करता है, तो उसे भी उदारवादी देशों को एक शालीन पीपल के रूप में अपनी व्यवस्था में सम्मिलित करना चाहिए। शालीन या मर्यादित पीपल्स के रूप में रॉल्स कजानिस्तान की कल्पना करते हैं। कजानिस्तान नाम सुनने से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसा ही कुछ प्रतीत होता है और वो इसे एक इस्लामिक पीपल्स के रूप में मानते हैं। यह एक काल्पनिक स्थिति है, काल्पनिक नाम है और कजानिस्तान के बारे में उनका यह कहना है कि कजानिस्तान शालीन पदसोपानीय पीपल का उदाहरण है और इस रूप में कजानिस्तान को सुव्यवस्थित लोगों के समाज के रूप में देखा जा सकता है, वेल ऑर्डर्ड पीपल्स के समाज के रूप में देखा जा सकता है।
उदारवादी समाजों को अपनी विदेश नीति में कजाकिस्तान जैसे राज्यों को सहन करना चाहिए। रॉल्स यह मानते हैं कि दरअसल यथार्थवादी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा कजाकिस्तान जैसी किसी व्यवस्था की ही उम्मीद की जा सकती है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि उदारवादी लोगों को शालीन जन या डिसेंट पीपल्स को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए या जोर नहीं देना चाहिए कि हर समाज उदारवादी ही हो। ऐसा करने पर इन शालीन जनों या डिसेंट पीपल्स की जीवंतता खत्म हो सकती है। रॉल्स यह मानते हैं कि विभिन्न पीपल्स या जनों के बीच पारस्परिक सम्मान का कायम रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ हम जॉन रॉल्स के बारे में यह कह सकते हैं कि वो उदारवाद की जो उनकी एक पूरी रूपरेखा है, जिसके माध्यम से उन्होंने अ थियोरी ऑफ जस्टिस की रचना की और जिसमें कुछ हद तक उन्होंने समूहों को सम्मिलित करने का प्रयास किया अपनी दूसरी रचना पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विचार करते हुए जब वो कजाकिस्तान जैसे एक काल्पनिक स्थान की कल्पना करते हैं तो एक बार फिर से वो गैर उदारवादी समूहों के लिए स्थान बनाते हैं और वो इस बात पर जोर देते हैं कि उदारवादी पीपल्स को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ भी इस दुनिया में होगा जो उनके लिए सहन करने लायक या स्वीकार्य करने लायक होगा वो पूरी तरीके से लिबरल या उदारवादी फॉर्म में ही आएगा। उन्हें कजाकिस्तान जैसे देशों को भी या कजाकिस्तान जैसे पीपल्स को भी स्वीकार करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो देश हैं जो अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार देते हैं। ये वो देश हैं जो काफ़ी हद तक हायरार्की के माध्यम से और लोगों को अधिकार देने के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जहां वो अपने भीतर रहने वाले नागरिकों के साथ एक जीवंत और न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाएँ, लेकिन वे पूरी तरीके से उदारवादी मूल्यों को आत्मसात नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसे देशों के साथ या ऐसे जन के साथ, ऐसे पीपल्स के साथ उदारवादी पीपल्स भेदभाव का बर्ताव करेंगे तो ये जन या पीपल्स जो हैं काफ़ी हद तक रूढ़िवाद की तरफ जा सकते हैं या अभी जिन स्थितियों में ये हैं उन स्थितियों से और पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है, रॉल्स कहते हैं, कि उदारवादी जन या उदारवादी पीपल्स ऐसे देशों को या ऐसे पीपल्स को न सिर्फ सहन करें बल्कि उन्हें प्रोत्साहन भी दें, उनके साथ समानता का संबंध भी कायम करें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं हस्तक्षेप है रॉल्स के द्वारा उदारवाद के भीतर, जहां वो पूरी तरीके से उदारवादी ना होने वाले समूह को भी स्वीकार करने और उसे एक भूमिका और एक मान्यता देने की बात करते हैं। इसके बाद जॉन रॉल्स वैश्विक न्याय की अपनी पूरी संकल्पना में एक अत्यंत आवश्यक और विवादास्पद पहलू की ओर जाते हैं। रॉल्स दुनिया में गरीब देशों की मदद के दायित्व के बारे में बात करते हैं। दुनिया के गरीब देशों को मदद करने के संदर्भ में भी सर्वदेशवादियों और रॉल्स के विचारों में अंतर है। सर्वदेशवादी यानी कि कॉस्मोपॉलिटनिस्ट, जो यह मानते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है और उसमें जो सभी देश हैं उन्हें अपने देश के नागरिकों की तरह ही अन्य देश के नागरिकों के बारे में भी चिंता करनी चाहिए, अन्य देश के नागरिकों का ख्याल रखना चाहिए और ये जो एक कर्तव्य है वो नैतिक कर्तव्य है और शायद दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक भी है। लेकिन जॉन रॉल्स इसे दूसरे तरीके से देखते हैं और निश्चित रूप से वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो अमीर देश हैं उनका लगातार ही या हमेशा के लिए ही यह कर्तव्य होगा कि वो गरीब देशों की मदद करें, क्योंकि उन्होंने इस तर्क को पहले ही खारिज कर दिया था जब चार्ल्स बिड्ज और थॉमस पोगे ने यह कहा कि रॉल्स के सिद्धांत का जो भेदमूलक सिद्धांत है या भेदमूलक पहलू है उसे दुनिया के स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। तो रॉल्स यह मानने के लिए तैयार नहीं है। तो रॉल्स फिर किस तरीके से गरीब देशों के मदद के या गरीब समाजों की या गरीब पीपल्स के मदद के दायित्व की बात करते हैं। रॉल्स यह मानते हैं कि कुछ समाजों में सुव्यवस्थित समाज बनने के लिए आवश्यक राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराओं, मानवीय पूंजी, ज्ञान और भौतिक तथा तकनीकी संसाधनों का अभाव होता है। यानी कि वे दुनिया के स्तर पर विभिन्न पीपल्स के स्तर पर और अगर हम व्यवहारिक दुनिया की बात करें तो विभिन्न देशों के स्तर पर मौजूद
असमानता को स्वीकार करते हैं। वो ये मानते हैं कि कुछ पीपल्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ जन या कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर लोगों के पास अपने आप को एक सुव्यवस्थित समाज या सुव्यवस्थित जन, उदारवादी जन बनाने के लिए जो आवश्यक संसाधन होने चाहिए वो ना हो। तो ऐसी स्थिति में उनका यह कहना है कि वेल ऑर्डर्ड पीपल्स या सुव्यवस्थित जन या सुव्यवस्थित लोगों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे समाजों को सुव्यवस्थित लोगों के समाज का भाग बनाने में मदद करें। अर्थात यहाँ न्यायपूर्ण या शालीन संस्थाओं को स्थापित करना ही प्रमुख काम है। बोझिल या पिछड़े समाजों को मदद करने का यही लक्ष्य है। यानी वे यह कहते हैं कि अगर हम एक विकसित, सुव्यवस्थित, उदारवादी पीपल्स या देश की बात करते हैं और कहते हैं कि उसका यह कर्तव्य है कि वह गरीब, हाशियाकृत पीपल्स या देश की मदद करे, तो इसका अर्थ यह है कि जो अमीर पीपल्स हैं वे गरीब पीपल्स को कुछ ऐसे संसाधन दें जिससे वो अपने यहाँ भी बेहतर राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का विकास कर पाएँ, बेहतर शिक्षण संस्थाओं का विकास कर पाएँ, जिससे आगे चलकर वे अपने देश के भीतर भी या अपने पीपल्स का जो पूरा दायरा है उसके भीतर भी शिक्षा के माध्यम से, राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से, श्रम के माध्यम से, संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से एक सुव्यवस्थित पीपल्स या सुव्यवस्थित जन का निर्माण कर पाएँ। तो वो इस तरीके से मदद करने की बात करते हैं। लेकिन फिर यह सवाल आता है कि क्या यह मदद हमेशा के लिए होनी चाहिए? क्या यह मदद लगातार होनी चाहिए या इस मदद की कोई सीमा भी होनी चाहिए? रॉल्स कहते हैं कि एक बार लक्ष्य हासिल हो जाने पर किसी मदद की ज़रूरत नहीं रहती है, भले ही यह समाज अभी तुलनात्मक रूप से गरीब हो। तो अगर लक्ष्य हासिल होने का मतलब ये है कि अगर कोई समाज अपने यहाँ इन संस्थाओं का विकास कर लेता है, बुनियादी तौर पर उसके यहाँ कुछ उद्योग या कुछ कारखाने लग जाते हैं, उसके यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं, उसके यहाँ लोगों को लोकतांत्रिक रूप से कुछ प्रशिक्षण दे दिया जाता है, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो भले ही वह पीपल्स या वह गरीब समाज या देश गरीब रहे, लेकिन जो अमीर पीपल्स हैं उनका कर्तव्य बस इतना भर ही है कि वो इस तरीके की व्यवस्था बनाने में मदद कर दें। जब एक बार ऐसा हो जाता है तो फिर आगे हमेशा के लिए मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रॉल्स मानते हैं कि किन खास समाजों की संपन्नता में उस समाज की राजनीति संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असल में यह बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है रॉल्स के लेखन का, जिसकी तीसरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य से काफ़ी आलोचना भी हो सकती है। आगे हम आलोचनाओं में इस पहलू पर ध्यान देंगे। लेकिन रॉल्स कहना क्या चाहते हैं? रॉल्स कहना यह चाहते हैं कि अगर अमेरिका या अन्य उदारवादी देश, रॉल्स खुले रूप में यह नहीं कहते, पर रॉल्स ये कहते हैं कि अगर वेल ऑर्डर्ड पीपल्स, जो काल्पनिक जन हैं, वो बेहतर स्थिति में हैं, तो इसका कारण यह है कि वहाँ की राजनीतिक संस्कृति बेहतर है, वहाँ के लोगों के भीतर मेहनत करने का जज्बा ज़्यादा है, वहाँ के लोग अपने संसाधनों का, अपने समय का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इसका निहितार्थ क्या है कि जो पीपल्स गरीब हैं, असल में वो गरीब अन्य कई कारणों के साथ इस कारण से भी हैं कि वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो ख़राब है, वहाँ के लोग अपने यहाँ के संसाधनों का या अपने समय का ज़्यादा गंभीरता के साथ, ज़्यादा ईमानदारी के साथ उपयोग कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। और रॉल्स आगे कहते हैं कि संपत्ति संसाधनों के स्टॉक से नहीं बल्कि किसी खास समाज की राजनीतिक संस्कृति से उत्पन्न होती हैं। इसमें उस समाज की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं की बुनियादी संरचना को मदद देने वाली धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक परंपराएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा इसमें यहाँ की मेहनत करने और सहयोग करने की प्रवृत्ति भी जोरदार भूमिका निभाती है। दरअसल ये सभी मिलकर किसी समाज की संपन्नता बढ़ाती हैं। और यह जो मुख्य तर्क है यहाँ पर वो यही है कि जिन जिन पीपल्स के भीतर, समाजों के भीतर ये सारी प्रवृत्तियाँ हैं, वहाँ के धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक परंपराएं समृद्धि के अनुकूल हैं, वहाँ के लोगों के भीतर मेहनत करने की, सहयोग करने की प्रवृत्ति है,
और वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, तो वो जन समृद्ध होते हैं। और जो समृद्ध जन होते हैं वो गरीब जन या गरीब पीपल्स को सिर्फ बुनियादी संस्थाओं के विकास में एक बार मदद कर सकते हैं, हर बार हमेशा के लिए लगातार मदद करने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रॉल्स इन्हीं कारणों के आधार पर अ थियरी ऑफ जस्टिस में पेश किए गए न्याय के सिद्धांत को राज्यों के बीच या फिर पीपल्स के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं करना चाहते हैं। यानी कि वे मानते हैं कि एक बार लोगों को आत्मनिर्णय या सेल्फ डिटर्मिनेशन करने और तार्किक रूप से अपने मामलों के बारे में फैसला करने में समर्थ बना देने के बाद मदद करने का कर्तव्य खत्म हो जाता है। अब हम रॉल्स की कुछ आलोचनाओं पर ध्यान देंगे। मोटे तौर पर अगर मैं बहुत ही संक्षेप में कहूँ तो द लॉ ऑफ पीपल्स में वो पूरी दुनिया को एक तरीके से लिबरल वेल ऑर्डर्ड पीपल्स और डिसेंट पीपल्स के साथ कुछ हद तक रॉग पीपल्स की भी एक कल्पना उनके लेखन में है। और फिर वो जो लिबरल वेल ऑर्डर्ड पीपल हैं उनके के जो कर्तव्य हैं, जो गरीब पीपल्स हैं उनकी मदद करने की, उसके बारे में बात करते हैं। तो किन पीपल्स को वेल ऑर्डर्ड पीपल्स माना जा सकता है, वे अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था संचालित करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी बात वो सामने रखते हैं। फिर डिसेंट पीपल्स की बात सामने रखते हैं। फिर उन्होंने एक रॉग पीपल की भी कल्पना रखी है। और उसके बाद हमने यह देखा कि किस तरीके से वो यह कहते हैं कि जो वेल ऑर्डर्ड पीपल्स हैं उनका कितना कर्तव्य है जो गरीब पीपल्स हैं उनकी मदद करने का। और इस हिसाब से उनकी एक पूरी अवधारणा सामने आती है जहाँ पर वो ये कहते हैं कि वेल ऑर्डर्ड पीपल्स कुछ सिद्धांतों के माध्यम से या सुव्यवस्थित जन कुछ सिद्धांतों के माध्यम से इस दुनिया का संचालन कर सकते हैं। कुछ जो नॉन लिबरल या गैर उदारवादी डिसेंट पीपल्स हैं उनको भी सहन कर सकते हैं, उनको इस व्यवस्था में सम्मिलित कर सकते हैं। जो रॉग पीपल्स हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के माध्यम से सज़ा दिला सकते हैं। और जो गरीब पीपल्स हैं उनकी कुछ समय के लिए मदद कर सकते हैं ताकि वो अपने यहाँ कुछ बुनियादी संसाधनों का विकास कर पाएँ। अब इस पूरी संरचना में अगर हम आलोचनात्मक निगाह डालें तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि रॉल्स के लेखन से साफ नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर रॉल्स का जो ये पीपल या जन का ये जो पूरी जो अवधारणा है वह काफ़ी हद तक साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने यूटोपिया और यथार्थ का मिश्रण किया है, लेकिन ऐसे में जब वो एक यूटोपिया के स्तर पर पीपल की संकल्पना को ले आते हैं तो इस संकल्पना में वो एक समान परंपरा, समान जीवन शैली जैसे शर्तों को शामिल करते हैं। तो एक पीपल को परिभाषित करते हुए जब वो समान परंपरा, समान जीवन शैली, खान पान इत्यादि पहलुओं को सम्मिलित करते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तविक दुनिया में इस तरीके के पीपल्स का होना संभव नहीं है। तो ये एक तरीके का अंतर्द्वंद है जो उनकी पीपल की परिकल्पना है और जो वास्तविक दुनिया के राष्ट्र राज्य हैं उनके भीतर। और रॉल्स यह मान के चलते हैं कि राज्यों की सीमाएं जो विशिष्ट जन या पीपल होते हैं उनका निर्माण करती हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं वे भी पीपल का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि अधिकांश राष्ट्र विविधता से परिपूर्ण है। अधिकांश राष्ट्रों में बहुत तरह के पीपल एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। दूसरा, रॉल्स का यह मानना गलत है कि जन या पीपल एक दूसरे से इतने स्वतंत्र होते हैं कि उन्हें अपने नागरिकों की स्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जा सके। इसका अर्थ यह है कि अगर हम मान लीजिए हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं या किसी अफ्रीकी देश की कल्पना करते हैं जहाँ पर लोग गरीब हैं, तो ऐसे गरीब लोगों की गरीबी के लिए रॉल्स सीधे तौर पर यह मानते हैं कि इस तरीके के पीपल्स या अपनी सुविधा के लिए हम देश शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, हिंदुस्तान और अफ्रीकी महाद्वीप के देश अगर गरीब हैं तो गरीब होने का जो मुख्य कारण है रॉल्स के हिसाब से वो यहाँ के लोगों की सामाजिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति, कम मेहनत करने की प्रवृत्ति, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग ना करने की प्रवृत्ति जैसी चीज़ें हैं। तो यह अपने आप में कहानी का एक छोटा हिस्सा है। कहानी का बड़ा हिस्सा यह है कि अगर ये देश गरीब हैं तो ये इसलिए गरीब हैं क्योंकि लगातार
इनका शोषण किया गया पश्चिमी देशों के द्वारा उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म के माध्यम से। और कॉलोनियलिज्म समाप्त हो जाने के बाद भी पश्चिमी देशों ने यहाँ के संसाधनों और बाजार का ज़बरदस्त दोहन किया, अभी भी कर रहे हैं। तो यह कहना अपने आप में एक तरफा तर्क देने की तरह है और एक तरीके से आत्म प्रशंसा जैसे भी लगता है कि जिस देश से खुद रॉल्स जुड़े हुए हैं वो संपन्न है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी मेहनती हैं, राजनीतिक संस्कृति काफ़ी अच्छी है, इत्यादि इत्यादि। और जो देश गरीब हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हकीकत यही है कि जो देश गरीब हैं वो अपनी गरीबी के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, पर पूरी वैश्विक व्यवस्था जिस तरीके से काम कर रही है, करती रही है, उसने भी उनके गरीब होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अगर हम टॉमस पोगे के विचारों को देखें तो वो काफ़ी हद तक रॉल्स के लेखन की सीमाओं को बताते हैं। और पोगे ऐसे सिद्धांतकार हैं जिन्होंने वैश्विक न्याय के बारे में काफ़ी विस्तार से काम किया है। ये रॉल्स के विद्यार्थी रहे हैं, रॉल्स के साथ ही इन्होंने अपनी पीएचडी की थी। और टॉमस पोगे ने जब वैश्विक न्याय के बारे में लेखन शुरू किया तो चार्ल्स बिट्स की तरह ही इनका भी जोर इसी बात पर था कि जो रॉल्स का अ थियरी ऑफ जस्टिस का सिद्धांत है, भेदमूलक सिद्धांत, उसे वैश्विक स्तर पर लागू किया जाए। लेकिन बाद में इन्होंने रॉल्स के लेखन की भी काफ़ी समीक्षा की, खासतौर पे द लॉ ऑफ पीपल्स की। और पोगे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रॉल्स ने बात की थी, उसमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खास तौर पर चिंताजनक हैं। एक इंटरनेशनल बोरोइंग प्रिविलेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उधार विशेषाधिकार, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार। पोगे का कहना है कि जिस तरीके की परिकल्पना द लॉ ऑफ पीपल्स में आती है, उसमें इस तरह की चीज़ें अस्तित्व में आएंगी, क्योंकि जो अलग अलग तरीके के पीपल्स होंगे और वहाँ पर जो व्यवस्था होगी उसे इन संस्थाओं से एक तरह की वैधता प्राप्त होगी। तो जो बैंकिंग की जो पूरी व्यवस्था है उससे अगर उधार लेना हो तो किसी पीपल्स या जन की सरकार ऐसा कर सकती है, या फिर अगर ट्रेड की बात हो, जो कि ट्रेड की भी एक संस्था की बात रॉल्स करते हैं, तो वहाँ पर संसाधनों को किसी खास पीपल्स या जन के भीतर जो संसाधन है उन्हें कैसे बेचना है, उनका कैसे दोहन करवाना है, इसका फैसला वहाँ की सरकारें ले सकती हैं। और कोई भी सरकार जो किसी राज्य में प्रभावकारी शक्ति का प्रयोग करती है उसे उस भू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरकार के रूप में मान्यता दी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि यह समूह सत्ता में कैसे आया या यह अपनी सत्ता का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया में कई बार कुछ ऐसे तानाशाह होते हैं जिनके खिलाफ कुछ हद तक विभिन्न देश कार्रवाई करते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तानाशाह भी हुए हैं जिन्हें खुद विकसित देशों ने संरक्षण प्रदान किया है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार की जो पूरी संस्था है या जो बैंकिंग की संस्था है, ये भी इन्हें एक वैध सरकार के रूप में मान्यता देती है। और अगर ये वैध सरकार जो गलत तरीके से अपने देश के शासन में आई है, वो जो कि वास्तव में अवैध मानी जानी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे आम तौर पर बहुत गहरे स्तर पर बायकॉट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे इक्का दुक्का ही उदाहरण होंगे जहां किसी तानाशाही शासन को पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में पोगे यह कहते हैं कि यह जो सरकार होती है, जो कि एक तरीके से तानाशाही सरकार होती है, वह अगर चाहे तो अपने देश के संसाधनों को बहुत ही सस्ते दामों में बेच सकती है ताकि उसे फ़ायदा हो, या फिर वो चाहे तो अपने देश के लोगों के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थाएं हैं, उधार देने वाली संस्थाएं, उनसे बहुत ज़्यादा उधार ले सकती है। और इन दोनों ही परिस्थितियों में किस तरीके से चीज़ों को संभाला जाए, इसके बारे में कोई साफ व्यवस्था रॉल्स के लेखन में नहीं है। और पोगे मानते हैं कि इस पर असल में ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से दमनकारी सरकारों से वहाँ के लोगों की सुरक्षा की जाए। और यह सुरक्षा सिर्फ वर्तमान समय में नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी होनी चाहिए। और भविष्य के लिए सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है कि जो उधार लेने का विशेषाधिकार है या प्राकृतिक संसाधनों को बेचने का विशेषाधिकार है, उसे रोका जाए, क्योंकि इससे किसी भी समाज के गरीब होने पर
एक तरीके से प्रभाव पड़ता है। अगर उस देश के संसाधन को वहाँ का तानाशाह किसी पश्चिमी अमेरिकी देश को बेच दे या फिर वहाँ वह बहुत ज़्यादा उधार ले ले, तो भविष्य में वहाँ के लोग गरीब ही होंगे। पोगे यह भी कहते हैं कि आम तौर पर जो पश्चिमी देश हैं, जो विकसित देश हैं, जिन्हें इस तरह की व्यवस्था से फ़ायदा होता है, उन्होंने इस तरह की तानाशाही नीतियों को बढ़ावा ही दिया है, इस तरह की तानाशाही नीतियों को प्रोत्साहन ही दिया है। और रॉल्स के लेखन में इसके बारे में कोई साफ समाधान नहीं मिलता है। पोगे एक अन्य पहलू पर जोर देते हैं और यह पहलू इस बात से संबंधित है कि जो विकसित देश हैं उनका क्या कर्तव्य है गरीब देशों के प्रति या ऐसे देशों के प्रति जो तानाशाही शासन को झेल रहे हैं। और यह कर्तव्य जब पोगे इसका वर्णन करते हैं तो यह कर्तव्य रॉल्स द्वारा बताए गए कर्तव्य से काफ़ी आगे जाता है। पोगे यह कहते हैं कि विकसित देशों का एक कर्तव्य है, यह एक जिम्मेदारी तो ये है कि वे अन्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को ख़त्म करें और विश्व के गरीब लोगों को इससे होने वाले नुकसानों से बचाएं। और इसके लिए पोगे एक अपने विश्लेषण के आधार पर एक बहुत ज़बरदस्त सुझाव भी देते हैं और उनका यह कहना है कि अगर हम विश्व के वैश्विक संसाधनों की गणना करें और जितनी संपत्ति, जितनी संपदा विकसित देशों के पास है उसकी गणना करें और उसके आधार पर सिर्फ हम 1% टैक्स लोगों पर लगाएं, पश्चिमी देशों के लोगों पर, तो उससे इतने संसाधन आ सकते हैं जिससे कि गरीब देशों की गरीबी दूर हो सके। और तो विकसित समाजों को इस तरीके से गरीब देशों के लोगों की मदद करनी चाहिए, इस बात पर पोगे जोर देते हैं। और वो यह नहीं बोलते हैं कि कोई एक छोटा सा कर्तव्य है कि वो बस संस्थाओं को या वहाँ की व्यवस्था की बुनियादी चीज़ों को विकसित होने में मदद कर दें और उसके बाद वो उससे मुंह मोड़ लें, बल्कि वो बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि रॉल्स के सिद्धांतों से आगे जाते हुए कैसे प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को बेहतर बनाकर गरीबी का या वैश्विक गरीबी का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन पोगे के लेखन में भी कई सीमाएं हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही संक्षेप में हमें उन पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। जो सबसे बुनियादी सीमा है पोगे के लेखन की वह यह है कि कुछ हद तक रॉल्स की तरह ही वे पश्चिम केंद्रित चिंतन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्चिम केंद्रित चिंतन का प्रतिनिधित्व करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पोगे यह मानते हैं कि वैश्विक गरीबी में के बारे में सोचने का जो पूरा काम है वह विकसित देशों के लोगों का है, अमीर देश के लोगों का है। तो जो गरीब देश हैं वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी एजेंसी, उनके सोचने की क्षमता, वो इन प्रश्नों को कैसे देखते हैं, इसके बारे में पोगे के लेखन में कोई गहरी चर्चा नहीं मिलती है। यही बात हम जॉन रॉल्स के लेखन में भी कह सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रॉल्स का वैश्विक न्याय से संबंधित जो पूरा लेखन है उस लेखन में पश्चिम में बैठा हुआ एक चिंतक पूरी दुनिया में कैसे न्याय की व्यवस्था स्थापित हो उसके बारे में विचार कर रहा है और उस विचार के दौरान वह कुछ बुनियादी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। वो बुनियादी पूर्वाग्रह इस बात से संबंधित है कि शायद गरीब देशों की गरीबी सिर्फ उनके कारण से है। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि रॉल्स कुछ हद तक एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें कि गैर उदारवादी देशों के लिए भी जगह हो। कुल मिलाकर अगर हम जॉन रॉल्स के वैश्विक न्याय से संबंधित इन विचारों को देखें तो वो बहुत ही जटिल रूप में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करते हैं जिससे कि हम यह समझ पाएँ कि मौजूदा विश्व जिसमें कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं वो कैसे सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इनके विचारों की कुछ बुनियादी सीमाएं भी हैं और इन सीमाओं के केंद्र में यह बात निहित है कि वे पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी मूल्यों को एक तरीके से बेहतर मूल्य के रूप में देखते हैं और वे मानते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था या इस तरह के मूल्य वाले जो देश हैं उन्हें गरीब देशों को लगातार मदद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गरीब देश अपनी संस्कृति के कारण गरीब हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वैश्विक न्याय से संबंधित जॉन रॉल्स के विचार सैद्धांतिक स्तर पर काफ़ी मजबूत हैं और इन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है। आज की इस पूरी चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। अगली चर्चा में हम एक अन्य पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिक के बारे में बात करेंगे।
नमस्कार।